तो हम जो है बैंकिंग ऑफ रोड कर रहे हैं, मतलब इनर एज जो है वो इनर एज हम ऐसे ही रख रहे हैं, और आउटर एज जो है वो आउटर एज हम कुछ हाइट से उसको रेज कर रहे हैं। ओके, सो अगर हमने आउटर एज को रेज कर लिया और इनर एज को ऐसे ही रखा, सो अपना जो पाथ है वो पाथ कर्व हो जाएगा। ओके, अपना जो पाथ है ये पाथ क्या हो जाएगा, ये पाथ कर्व हो जाएगा। ओके, सो पहले अपनी कार ऐसे आ रही थी, अब अपनी कार जो है वो थोड़ी सी टिल्ट पाथ पे आ जाएगी। ओके, सो आउटर एज जो है वो ऊपर की तरफ उठ गया है। ओके, सो जिस एंगल से हमने आउटर एज को ऊपर की तरफ उठाया है, सो ये जो एंगल है थीटा, दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ बैंकिंग। सो ये जो थीटा है, दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, सो ये थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, सो कंसिडर करते हैं यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड में। ओके, फाइन, सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये जो पाथ है, इस पाथ के ऊपर अपनी एक कार जो है, ये कार मूव हो रही है। सो आपको शायद मेरे ड्राइंग का अंदाजा अब तक हो चुका है। सो ओके, सो ये व्हील से अपनी कार के, ओके, और ये है अपनी कार। सो ये कार जो है ये आपको फ्रंट साइड अपने कार की दिख रही है। सो ये फ्रंट व्यू जो है ना, ये अपने कार का ऐसे ऐसे फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। कार जो है वो ऐसे आपके सामने आके ऐसे मूव हो रही है, राइट। सो ये जो है ये है अपनी कार। ये कार जो है यहाँ पे उसका हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हैं। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम पूरे ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सिर्फ वो पॉइंट कंसिडर करके भी चल सकते हैं। ओके, सो ये सेंटर ऑफ मास है। सो चलो हम यहाँ पे पता करते हैं कि कार के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ओके, सो कार के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि है mg, दैट इज वेट ऑफ कार। ओके, दूसरा जो फोर्स है वो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। सो अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा? सो नॉर्मल रिएक्शन, चलो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। ओके, सो कंसिडर करो अपना जो रोड अगर हॉरिजॉन्टल होता, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होता, सो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में होता। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है। लेकिन अगर अपना सरफेस जो है वही सरफेस हमने बैंक किया है किसी एंगल से, सो पहले तो ये परपेंडिकुलर था, लेकिन अगर अपना सरफेस ही हमने बैंक कर दिया है थीटा एंगल से, सो अपना नॉर्मल भी जो है ना, ये नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा बाय एंगल थीटा। ओके, सो यहाँ पे ये जो नॉर्मल की वैल्यू है वो नॉर्मल भी कितने एंगल हो जाएगा, वो नॉर्मल भी स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, मतलब एमजी के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेगा, बल्कि वो कुछ एंगल से टिल्ट हो जाएगा। ओके, सो ये है अपना नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो हो रहा है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द सरफेस ऑफ रोड। हालांकि ये फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एक्ट हो रहा है पैरेलल टू द सरफेस। ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फाइन, सो अब क्या करते हैं हम ये जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, ये फोर्सेस के कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ओके, सो हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो एक जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हालांकि यहाँ पे जो अपना सरफेस है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सरफेस जो है, ओके वेट करो, ओके, सो यहाँ पे अपना जो सरफेस है वो सरफेस अगर थीटा डिग्री से टिल्ट हो चुका है, सो अपना नॉर्मल जो है वो नॉर्मल भी वर्टिकल से थीटा डिग्री में टिल्ट हो चुका है, राइट। सो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ का जो एंगल है ये एंगल भी होगा थीटा। सो थीटा के बगल वाली जो साइड है, मतलब थीटा के एडजेसेंट साइड है, वो हो जाएगी n इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो इसका n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? सो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos ऑफ थीटा।
राइट। नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos ऑफ थीटा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। सो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। ओके, सो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, सो ये क्या है, ये है अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट n cos ऑफ थीटा है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n इंटू साइन ऑफ थीटा। सो थोड़ा सा साइड में लिखता हूं इसको, n इंटू साइन ऑफ थीटा। ये हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो ये बात हो गई, ये हो गए कंपोनेंट ऑफ n, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स की भी बात देख लो। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये अपना जो स्लैंटिंग एंगल है, मतलब ये जो पाथ है ना, ओके, सो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को पैरेलल डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शनल फोर्स। सो हॉरिजॉन्टल से उस सरफेस ने एंगल किया है थीटा। सो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल भी होगा थीटा। ओके, ओके, फाइन। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? सो फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो यहां से लेके यहां तक होगा। सो ये थीटा के एडजेसेंट साइड है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फ्रिक्शनल फोर्स का, वो हो जाएगा एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। राइट, सो वो क्या होगा, एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। हमेशा याद रखना कि थीटा के एडजेसेंट साइड जो है वो कंपोनेंट होता है मेन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, और थीटा के अपोजिट साइड वाला जो पॉइंट होता है वो होता है मेन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। राइट, सो यहाँ पे इसके एडजेसेंट साइड है ये वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इसके एडजेसेंट साइड है ना, थीटा के एडजेसेंट साइड है। सो ये हो जाएगी एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से लेके, ओके वेट करो, सो यहाँ से लेके मतलब सेंटर ऑफ मास से लेके यहाँ तक आपको ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ना, ये बीच वाला, ओके, सो इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। सो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, सो ये जो कंपोनेंट है, सो मैं थोड़ा सा इसका जो व्हील है उसको निकाल लेता हूँ ताकि आपको ये कंपोनेंट ठीक से दिख जाए। ओके, सो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। सो ये एफ साइन ऑफ थीटा और एम जी जो है वो सेम डायरेक्शन में है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम जी प्लस एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, सो एम जी प्लस एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो हम इक्वेशन लिखते हैं। सो दोनों इक्वेशन में आपको बता देता हूँ क्या है। सो पहला जो इक्वेशन अपना होने वाला है वो ये है कि n cos ऑफ थीटा जो है, ये n cos ऑफ थीटा बैलेंस करता है mg प्लस f साइन ऑफ थीटा को। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, सो n इंटू कॉस ऑफ थीटा is equal to mg into mg plus f into sine of theta, right? So mg plus f into sine of थीटा, राइट। सो अगर ये f साइन ऑफ थीटा अगर मैं एक तरफ लेके जाता हूं, सो ये इक्वेशन अपना हो जाएगा mg इज इक्वल टू n cos ऑफ थीटा minus f into sine of theta. So let us say this equation as equation number 1. Okay, फिर से एक बार बताता हूँ, mg is equal to n cos of theta minus f into sine of theta. So let us consider it as a equation number 1. Okay, so equation number 2 क्या होगा? So ये जो कार है, ये कार इस तरफ से आके यहाँ पे जा रही है। So ये कर्व पाथ है। ये कर्व पार्क का सेंटर जो है वो उस तरफ है। ओके, सो उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स इंपॉर्टेंट है, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है बाय एन साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे देखो दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है और आगे की तरफ आ रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में है और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। दैट्स व्हाई हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख दो नीचे, थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 तो हो गया। इक्वेशन नंबर 2 ये है कि एंड, ओके, सो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, किसके द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है इसको, सो एन साइन ऑफ थीटा प्लस
एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है? सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, सो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दिख रहा है आपको? ओके, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, बात समझ में आ गई है? सो ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हमारे पास दो इक्वेशन आ रहे हैं। सो एक है mg इज इक्वल टू एन कॉस ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो एक काम करते हैं, हम ये जो दोनों इक्वेशंस है इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग। ओके, किसको डिवाइड करना है? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ये जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? वो है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू, सो राइट हैंड साइड क्या है उसकी? एन साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ एन इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। राइट, सो ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड है mg, सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं mg इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड भी डिवाइड कर देता हूं, ये होती है n इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। राइट, सो ये हो गया अपना। सो ये नीचे के जो इक्वेशन है इसको हटा देता हूं मैं। ओके, सो हमें जगह मिल जाएगी, ओके, बाकी कुछ नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एम एम जो है ये दोनों एम एम की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ओके, बाय मिस्टेक भी यहाँ पे एन एन और एफ एफ को कैंसिल मत करना, ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं। ओके, सो ओके, यहाँ पे एम एम तो कैंसिल हो गए। और दूसरी बात, वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें ये बात भी पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है। सो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, है ना? सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो ये जो दोनों एफ है, इन दोनों एफ को रिप्लेस कर देते हैं बाय म्यू एन से। सो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचा है? सो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा? सो एन इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एफ की जगह पे म्यू एन लिख देते हैं, सो प्लस म्यू एन इंटू एफ, सॉरी म्यू एन इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिर से एफ लिखने की जरूरत नहीं है, सो म्यू एन इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एन इंटू साइन ऑफ थीटा। सो दोनों जगह पे एन एन जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, न्यूमरेटर में भी कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकलेगा। सो अपना इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ प्लस म्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा, सिर्फ एन हमने कॉमन निकाला है, सो प्लस म्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा होल टर्म डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। राइट, सो यहाँ पे भी एन एन कैंसिल हो जाएगा और अपना इक्वेशन जो है वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, ठीक है। सो एक्चुअली ये इक्वेशन तो ठीक है, ये इक्वेशन तो आसान हो जाता है। सो सिर्फ आरजी को यहाँ पे लेके रूट ले सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे ना राइट हैंड साइड पे ना आपको दो दो टर्म्स दिख रही है, दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म्स दिख रही है। एक है साइन थीटा, दूसरी है कॉस ऑफ थीटा। सो दो दो टर्म्स रखने से अच्छा है तो एक ही टर्म लेके आते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं बाय कॉस ऑफ थीटा से। ओके, उससे क्या होगा चलो देखते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड जो है ना उसमें दोनों की दोनों जो टर्म्स है मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस ऑफ थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सो पहले बात करते हैं न्यूमरेटर की। सो न्यूमरेटर में पहली टर्म है वो है साइन थीटा, उसको डिवाइड करते हैं कॉस ऑफ थीटा से, प्लस दूसरी टर्म है वो है म्यू कॉस ऑफ थीटा,
उसको भी डिवाइड करते हैं कॉस ऑफ थीटा से। सो न्यूमरेटर को डिवाइड कर लिया हमने, अब डिनोमिनेटर को भी करना चाहिए, तभी तो वैल्यू सेम रहेगी, है ना। सो डिनोमिनेटर में पहली जो टर्म है वो है कॉस ऑफ थीटा, उसको डिवाइड करते हैं बाय कॉस ऑफ थीटा से, माइनस दूसरी टर्म जो है वो है म्यू इनटू साइन ऑफ थीटा, उसको डिवाइड करते हैं कॉस ऑफ थीटा से। ओके, सो यहाँ पे ये कॉस ऑफ थीटा की टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी ये कॉस ऑफ थीटा की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या बचेगा, चलो देखते हैं एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे क्या बचेगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूँ ताकि आप इसको आराम से देख पाओ। ओके, सो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज रहेगी, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, राइट। सो टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, ये वन अपॉन कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे आ गया वन माइनस माइनस ये क्या होगा, म्यू इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज माइनस म्यू इंटू टैन ऑफ थीटा, राइट। सो अपना इक्वेशन क्या क्या आ गया, सो अपना इक्वेशन आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू इंटू टैन ऑफ थीटा। ओके, सो ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है अपने वी स्क्वायर अपॉन आर जी के। ओके, सो हमें वी की वैल्यू में इंटरेस्ट है, सो इसको और भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने जो अभी अभी इक्वेशन लिखा था वो है वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू इंटू टैन ऑफ थीटा। सो हमें कौन सी वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्ट है, सो हमें वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कर्व पाथ पे किसी कार को, किसी व्हीकल को ट्रेवल करने के लिए, फोर व्हीलर को, या फिर मतलब बाइक नहीं, हम फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, या फिर किसी व्हीकल की। उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये आर जी जो है वो इस तरफ अगर चला जाएगा, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू ब्रैकेट टैन ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू इंटू टैन ऑफ थीटा, राइट। सो v की वैल्यू क्या होगी, v मैक्स, यहाँ पे भी मैक्स हम लिख लेते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे पहले नहीं लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट tan of theta plus mu divided by 1 minus mu into tan of theta। ये जो है ना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी वो व्हीकल को, किसी भी व्हीकल को ट्रैवल करने के लिए उस बैंक पाथ पे ऊपर। ओके, सो ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व्ड बैंक रोड। ओके, ठीक है। लेकिन इतना सारा जो कुछ हमने किया है, मतलब वो बैंकिंग ऑफ रोड किया, वो कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ ज्यादा कॉस्ट आता है, हमने ये सारा खर्चा किया है, ये सारा जो जुगाड़ किया है वो सब क्यों किया है, इसका इसका मतलब किस लिए किया है, इसका फायदा क्या होगा। ओके, ये फायदा हम थोड़ा सा देखते हैं। मान लो यहाँ पे इफ अपने जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है जीरो, जैसे कि पहले भी हमने देखा था। हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पे अगर म्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वी मैक्स की वैल्यू भी जीरो होती है। क्या अब यहाँ पे ये कर्व बैंक रोड पे भी म्यू की वैल्यू जीरो होगी तो वी मैक्स की वैल्यू भी जीरो होगी। चलो देखते हैं। यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स इज इक्वल टू, जहां जहां पे आपको म्यू दिखाई दे वहां पे म्यू को जीरो से रिप्लेस कर दो। ओके, ये टर्म हो जाएगी आर जी इंटू ब्रैकेट टैन ऑफ थीटा प्लस जीरो, है ना, म्यू है ना, यहाँ पे आ गया प्लस जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस जीरो इंटू टैन ऑफ थीटा, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आ गया वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर वन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई, ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो आ जाती है वी मैक्स इज इक्वल टू, वी मैक्स व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे बोलेंगे कि जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है। तब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हो जाती है, क्या बचा है यहाँ पे, ये देखो आर जी इंटू टैन ऑफ
थीटा डिवाइडेड बाय 1। सो डिवाइडेड बाय 1 तो हम नहीं लिखते हैं, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आर जी इंटू टेन ऑफ थीटा। सो जब अपना यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो भी अगर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती है। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती है क्या? बिल्कुल भी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। ओके